दोस्तों ये है इस वीडियो का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा आप लोगों ने तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। यहाँ पर हम इस वाली वीडियो में बात करते हैं कि शॉन रे की एक्चुअली में कंट्रोवर्सीज कितनी रही है इस इंडस्ट्री में। दुश्मन उन्होंने कई सारे बना लिए अपने क्लियर ओपिनियन की वजह से। कड़वा बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए शुगर शॉन रे नाम दिया है। बहुत अजीब बात है क्योंकि उनके नाम के साथ में उनका एटीट्यूड बिल्कुल मेल नहीं खाता। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली कंट्रोवर्सी के साथ में चलते हैं। 2016 में दोस्तों केविन लवरोनी ने ओलंपिया में कमबैक करा था। शॉन रे का उस वक्त एक ओपिनियन था इनको लेकर के कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते और ये कमबैक अच्छा साबित नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि 6, 7 या 8 महीने की ट्रेनिंग लेकर के दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स के बीच में खड़ा हो जाए। कई लोग तब मानते थे केविन लवरोनी मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे। उस टाइम तो बहुत लोग हम सब खुश थे, लेकिन बाद में पता लगा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से केविन ने ये चीज़ ज़्यादा करी थी जिसका उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिला। पर शॉन ने उनको क्रिटिसाइज करा था कि केविन लवरोनी अब कभी भी वैसे नहीं दिख सकते। केविन ने उनके ऊपर एक स्टोरी रख दी थी कि जब सन 2000 का मिस्टर ओलंपिया चल रहा था तो बैक स्टेज वो डिहाइड्रेट कर रहे थे, क्रैम्प खा रहे थे, पानी नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने शॉन रे से एक ऑरेंज का पीस मांग लिया और केविन एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली एक पीस ही मांग रहा हूँ, दे ही देंगे, लेकिन शॉन ने वो देने से मना कर दिया। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मेरी टेबल से ये फूड कम हो जाएगा जिसका कि बेनिफिट तुम्हें स्टेज पर मिल सकता है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। केविन को ऐसा लगा मानो शॉन ने उनको बुद्धू बनाया। क्या तुम ये केला खाओगे? अभी नहीं मिलेगा, देखो मैंने इसको बुद्धू बनाया। तो लेवरोनी ने यही बात रखी दोस्तों कि शॉन रे आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन टाइम आने पर कभी भी वो आपकी मदद नहीं करते, स्पेशली स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं। केविन कहते थे मैं शॉन को अपना भाई मानता था लेकिन उन्होंने मेरी मदद उस टाइम नहीं की। तो उन्होंने शॉन को एक नाम दिया, स्टिंगरे, एक ऐसी मछली जो कि अपनी तीखी नोकीली पूंछ से आपको घायल कर देती है, और केविन ने वहाँ पर उनको ये नाम दिया था। अगला, शॉन रे वर्सेस डोरी नेट्स। तो डोरी नेट्स के साथ इनका हमेशा एक क्रॉस था जब तक ये दोनों एक कॉम्पिटिटर्स थे, और 94 में शॉन रे ने बात काफ़ी बार उठाई थी कि डोरी नेट्स को विनर नहीं होना चाहिए था, शॉन रे ही एक्चुअल विनर थे। इसका रीज़न हमने सब अभी बात करी थी। साथ ही साथ शॉन ने 96 में जो पॉलिटिक्स की बात बोली थी, 97 में तो हमने वो सच होते हुए देख भी ली थी। तो उस टाइम तक शॉन रे एक्चुअली में डोरियन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो जानते ही नहीं थे वो किस तरह के पर्सन थे। डोरी नेट्स ज़्यादा किसी से बातचीत करते ही नहीं थे, लेकिन सन 2001 के बाद से शॉन रे और डोरी नेट्स बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और शॉन उनके साथ हमेशा बहुत ही कंफर्टेबल और कूल तरीके से दिखते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि शॉन अभी भी अपने ओपिनियन को लेकर कभी नहीं बदलेंगे 94 और 96 वाली चीज़ को, पर वो ये हमेशा मानते हैं कि डोरियन ने बॉडी बिल्डिंग को कम्प्लीटली बदल के रख दिया, एक नए तरफ पे वो लेकर के गए, और जो उनकी हार्डवर्क और जो उनका पैशन था ना वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। शॉन हमेशा बोलते थे कि अगर डोरी नेट्स ना होते तो मैं भी नहीं होता, तो वो इस कदर तक अब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उस ज़माने में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बड़ी थी इन दोनों के बीच। इसके बाद शॉन रे का जो क्रिटिसिज्म था वो दूसरा था जे कटलर के साथ में। हालांकि जे कटलर से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन 2001 में जब जे कटलर के ऊपर डायरेटिक का चार्ज लगा था और उनसे उनकी प्राइज मनी वापस से छीननी चाहिए IFBB ने, तो जे ने सू करने की धमकी दी, यानी कि उन्हीं को उल्टा धमका दिया IFBB को कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो सैंपल्स थे, यूरिन सैंपल्स जिनसे कि डायरेटिक टेस्ट होने वाला था, उनमें गड़बड़ी और छेड़खानी कर दी गई थी, जिसके चलते कि अब ये सैंपल्स वैलिड नहीं रहे। और अगर उस सैंपल्स से जो टेस्ट निकले हैं उसकी वजह से मैं डायरेटिक पॉजिटिव आया हूँ तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि सैंपल्स ही अब मिक्स हो गए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को इनवैलिड बताते हुए अपनी प्राइज मनी और पोजीशन वापस मांगी, सेकंड प्लेसिंग वापस मांगी, जो कि IFBB ने दे दी। शॉन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बोला कि ये तो रूल्स को बदलने वाली बात हो गई, क्योंकि जब उनके टाइम पर ऐसा हुआ था तो उन्होंने अपनी प्राइज मनी जो आर्नोल्ड क्लासिक से मिली थी और वो ट्रॉफी भी लौटा दी थी। तो शॉन को लगा यहाँ पर अगर इन लोगों को डरा करके रखा जाए तो ये लोग सही चलते, नहीं तो ये लोग आपके साथ में मनमानी करते हैं। साथ ही साथ केविन लवरोनी उस साल ओलंपिया में क्वालिफाई हो गए थे, जबकि उन्होंने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करा था IFBB के साथ, जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आज भी एथलीट साइन करते हैं, और ना ही उन्होंने ओलंपिया का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। तो बिना दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनको अलाउ कर दिया गया था। और बाद में वेन डिमिलिया ने शॉन रे से ये बात बोली कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एक्चुअली में जो वीडर कंट्रोल करते हैं, जबकि एक्चुअली में शो के इंचार्ज जो प्रमोटर थे वो वेन डिमिलिया थे। और उससे भी बड़ी बात, वेन ने पहले ये बोल दिया था कि केविन को हम कम्पीट करने नहीं देंगे। तो देखा जाए तो उन्होंने रूल्स ही बदल करके रख दिए एक कॉम्पिटिटर के लिए, और ये प्योर करप्शन था। तो इसीलिए शॉन की जो लड़ाई रही थी वो थी वेन डिमिलिया से, जो कि करप्शन करवाने के लिए जाने जाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉन ने ये आवाज़ उठाई थी कि सब एथलीट्स को उनका प्राइज मनी मिलना चाहिए, चाहे कोई लास्ट ही क्यों ना आए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, आपको हर एक एथलीट की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उस टाइम पर यह हुआ था कि 2003-2004 के अंदर शॉन रे ने एथलीट्स को प्राइज मनी दिलवाई थी। 2003 में सब एथलीट्स को प्राइज मनी मिली थी $4000 की, और 2004 में $2000 कर दिए थे। पर शॉन को ये रियलाइज़ हो गया था कि एथलीट्स अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लड़ रहा हूँ मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ। इसके बाद में शॉन ने एक और सवाल उठाया था, जो वहाँ पर जज थी, जो रॉनी कोलमैन की दोस्त थी, उन्होंने शॉन को एक बात बोल दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि शॉन और रॉनी की आपस में लड़ाई हो गई थी, वो आपको पता भी होगा। तो रॉनी कोलमैन की दोस्त होने के नाते उन्होंने शॉन को एक बात बोल दी
उस जज ने कि शॉन तो एक जैसी दिख रही है पिछले 10 सालों से। शॉन ने रिप्लाई में ये बोला कि अगर आप पहले से एक ओपिनियन मेरे लिए बना करके बैठे हुए हो तो आप मुझे जजिंग में भी वही वाली प्लेसिंग दोगे जो आप पहले से सोच के चल रहे हो। और यही सबसे बड़ा फ्लॉ है पूरे जजिंग के अंदर मिस्टर ओलंपिया में कि जजेस का पैनल ही एक जैसा रहता है, उनके ओपिनियन ही एक जैसे रहते हैं। एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, दुनिया में और भी जजेस जज करने के लायक हैं, क्यों नहीं आप उनको लाते हो हर साल। इसी वजह से तो तभी तो प्लेसिंग्स बदलेंगी, तभी तो दूसरे एथलीट्स को भी चांस मिलेगा कि वो ऊपर आए। कभी भी जो जजिंग का सिस्टम है वो क्लियर नहीं करा गया एथलीट्स को कि पॉइंट्स किस किस रूटीन के कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे दिए जा रहे हैं। शॉन रे ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी मांगी है जजिंग पॉइंट सिस्टम के अंदर में, और केविन लवरोनी भी उनके साथ में थे उस समय में। तो ये एक सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आजकल तो हम ऐसा नहीं देखते, सब लोग सिस्टम से बहुत खुश रहते हैं। भले आज आर्नोल्ड क्लासिक में कुछ प्राइज़ मनी नहीं मिलती, लेकिन कभी भी विलियम बोनेक्स के ऊपर कंप्लेंट नहीं करते, कोई भी एथलीट नहीं करता है। तो शॉन रे और पहले के एथलीट्स इस चीज़ पे सवाल उठाते थे। तो दोस्तों देखा जाए तो शॉन की लड़ाई पूरे सिस्टम के साथ में थी, और कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, करप्शंस की वजह से शॉन ने फिर डिसाइड करा था रिटायरमेंट लेने का। तीसरी जो प्रॉब्लम थी शॉन रे की वो थी चैड निकोल्स के साथ में, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब आज तक भी रही है। इनकी आपस में दोस्ती कभी भी नहीं रही, और अब तो एक तरह से दुश्मनी आप समझ लो, क्योंकि चैड निकोल्स शॉन रे को बोलते थे कि अगर वो मेरे अंडर ट्रेनिंग लेते तो मैं उनको चैंपियन बना देता, मिस्टर ओलंपिया बना देता, जैसे रॉनी कोलमैन को बनाया। वहीं शॉन रे सामने से ये आर्ग्यूमेंट करते थे कि अगर ऐसा ही था तो आपने नेसर को भी ट्रेनिंग दी है, फ्लेक्स व्हीलर को भी ट्रेनिंग दी है, क्रिस कॉर्मियर को भी ट्रेनिंग दी है, क्या ये लोग मिस्टर ओलंपिया थे? ऐसा नहीं होता। अगर एक बॉडी बिल्डर सब में से एक मिस्टर ओलंपिया बनता है तो उसका डेडिकेशन और पैशन बहुत एक्सट्रीम होता है। सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, हर एक इंसान की नेचर अपनी अलग अलग होती है, सबका डेडिकेशन अलग अलग होता है। इस वजह से एक ही चैंपियन होता है और दूसरे नहीं। तो शॉन की ये बात बहुत ज़्यादा मुझे वैलिड लगी पर्सनली, अगर मैं बोलूँ। बाकी इन दोनों में आपस में हमेशा क्रॉस रहता है, क्योंकि शॉन रे डेलिस मैकआर्वर की डेथ के पीछे इनको हमेशा जिम्मेदार बताते हैं। डॉन लॉन्ग जिनकी डेथ हो गई, या फिर जितने भी पहले के एथलीट्स हैं, नेसल सनबाटी, आर्ट एटवुड, या फिर फ्लेक्स व्हीलर जिनकी किडनीज चली गई, और बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनकी किडनी चली गई। तो इसके ऊपर तो मैंने पूरी अलग से वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी होगी। इन दोनों के आपस में हमेशा लड़ाई होती रही है, और शॉन रे हमेशा एंटी गुरु रहे हैं। वो मानते हैं कि आपको ज़्यादातर चीज़ें खुद से करनी चाहिए, लेकिन आजकल हर कोई पूरी तरह से एक गुरु पे डिपेंड हो गया है। बिल्कुल एथलीट्स ने सोचना बंद कर दिया और खुद पे अपनी बॉडी को लर्न करना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ की वजह से भी इन दोनों में आपस में हमेशा टकरार रहती है। अगली कंट्रोवर्सी, शॉन रे वर्सेस फ्लेक्स व्हीलर। दोस्तों 97 में ये देखा गया कि फ्लेक्स के कैप्स बहुत बड़े हुए थे आर्नोल्ड क्लासिक 97 के बाद में, और इस वजह से एक्चुअली में फ्लेक्स व्हीलर शॉन रे को पीटना चाहते थे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि शॉन ने ये बात बोलनी शुरू कर दी थी कि फ्लेक्स ने मसल इम्प्लांट करवाया, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था और आज भी नहीं करता है। लेकिन शॉन ये बात जानते थे कि एक्चुअली मसल इम्प्लांट नहीं है, उन्होंने अलग से इसके अंदर में सिलिकॉन इम्प्लांट्स, या फिर उन्होंने शायद इसके अंदर ऑयल इंजेक्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा है। इसलिए उन्होंने बोला कि मसल इम्प्लांट करा, ताकि फ्लेक्स व्हीलर आर्ग्यूमेंट में बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो इस तरीके से कराया। तो शॉन रे लगातार फ्लेक्स व्हीलर को क्या बोलते छेड़ते रहते इस चीज़ के कारण, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बोल दे और अपनी रियलिटी खोल दे। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ऑयल से आप पुट करके आ रहे हो तो उस चीज़ के मार्क्स काटे जाने चाहिए। बॉडी बिल्डिंग इस तरह का गेम नहीं है। और इसी वजह से फ्लेक्स व्हीलर की जो एक स्टोरी थी इसमें कि उनको 2 गुंडों ने मारा था, जिसके चलते वो इंजर्ड हो गए, ओलंपिया 97 का नहीं खेल पाए। तो शॉन रे ने बोला ये मेरी वजह से हुआ था। फ्लेक्स व्हीलर ने ये स्टोरी नकली बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पर जजेस उनको ज़रूर टेस्ट करते, क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उठने लगे थे कि फ्लेक्स व्हीलर के काल्व्स एकदम से इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, ये चीज़ कहीं से कहीं तक नॉर्मल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए फ्लेक्स व्हीलर और शॉन रे में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पे लड़ाई थी। और शॉन रे की इसी आदत के कारण कि वो एथलीट्स के काफ़ी पीछे लगे रहते थे, उनकी कमियाँ पकड़ते थे, उनको एक नाम दिया गया फॉक्स का। शॉन रे वर्सेस डेलिस मैकआर्वर भी दोस्तों चली थी डेलिस की डेथ से पहले। डेलिस मैकआर्वर को उन्होंने बोला था कि चैट के पास मत जाओ, ये आपको मार देंगे, और डेलिस मैकआर्वर ने शॉन रे को यही क्रिटिसिज्म दिया था कि वो ज़्यादा मेहनती नहीं है, उनके पास ज़्यादा साइज़ नहीं है, और वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में उतना नहीं जानते। तो इन दोनों की तब भी लड़ाई हो गई थी। शॉन रे और डेक्स्टर जैक्सन की तो हाल ही में अभी होकर के चुकी है, हमें पता ही है। तो शॉन की एक्चुअली में होती रहती है, इनकी एवरेज है, मतलब 3-4 महीने में एक लड़ाई की एवरेज निकल जाती है। ली प्रीस्ट के साथ शॉन रे की लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड थी ली प्रीस्ट की, कई वो में से एक थी जिनको कि शॉन रे ने डेट करना शुरू कर दिया था। तो बस हो गई औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। यहाँ पर दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं शॉन रे की पर्सनल लाइफ के बारे में, थोड़ा देखते हैं। 2003 में शादी करने के बाद रे के 2005 में किड्स हुए थे उनकी। एक्चुअली में 2 लड़कियां हैं, एक 12 एक 15 साल की। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शॉन की एक तीसरी बेटी भी है जो कि 38 साल की। शॉन रे अब खुद दोस्तों 56 साल की हैं, और अपनी तीसरी बेटी के बारे में उनको पता लगा एक्चुअली 2017 में। एक वेबसाइट है ancestry.com, जिससे कि उनको अपनी उस बायोलॉजिकल चाइल्ड के बारे में पता लगा, जो कि जवानी में और या फिर बोलते हैं ना बचपने की एक भूल होती है। ये बात है दोस्तों 83 की, तब शॉन रे 17 साल के रहे होंगे। एक फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, उन्होंने बताया कि गर्ल्स और अट्रैक्शन ये सब चीज़ें बहुत थी। उन्होंने बताया 35 साल की एक लेडी थी जिनके साथ उनका ये अफेयर था। शॉन बताते उस लेडी का ऑलरेडी 3 जेंट्स के साथ में अफेयर चल रहा था। शॉन को ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी, ऐसा कोई रियलाइजेशन भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब वो लड़की हुई तो उसकी मदर ने उसको
एक्सेप्ट नहीं किया और ऑर्फनेज चाइल्ड की तरह उसको फॉस्टर पेरेंट्स ने फिर बड़ा किया। तो उस लड़की ने वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले अपनी मॉम को कांटेक्ट करा, लेकिन उन्होंने रखने से मना कर दिया। शॉन रे के पास जब उनको ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने एक्सेप्ट करा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब इनका फादर, उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे कंफर्म हो गया था कि शॉन 99.99% ही उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। उस लड़की के एक्चुअली 3 और बच्चे थे, तो शॉन एकदम से ग्रैंडपा बन गए। हैरानी की बात यह कि 2 हफ्ते बाद उनके बड़े भाई के साथ में भी सेम यही इंसिडेंट हुआ। उनके बड़े भाई का 86 में कोई अफेयर रहा था, जिससे कि एक और लड़की जो कि बहुत बड़ी हो गई थी उनको भी मिली और वो भी बायोलॉजिकल फादर पाया गया। तो शॉन रे की फैमिली एकदम से ऐसे बढ़ गई इन 2 हफ्तों के अंदर जैसे बिटकॉइन। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई। शॉन के दोस्तों, अगर मैं ट्रेनिंग स्टाइल की बात करूं तो ये हैवी और वॉल्यूम ट्रेनिंग दोनों मिक्स करा करते थे, काफ़ी ज़्यादा सेट्स और रैप्स निकालते थे। शॉन रे कभी भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं रहे हैं अपनी डाइट के साथ में। वो आज भी बोलते हैं कि उनको सॉलिड हेल्दी मील्स खाने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वो सप्लीमेंट्स पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। ऑफ सीज़न में तो वो कंसीडर भी नहीं करते थे। ऑन सीज़न में वो डेफिनेटली सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन और प्रोटीन पाउडर्स लिया करते थे। लेकिन आफ्टर वर्कआउट हमेशा शॉन रे किसी रेस्टोरेंट में जा करके सॉलिड मील खाते थे। तो सॉलिड मील्स को वो बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग हमेशा इसी चीज़ का गेम है। इसको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश में अब वो क्वालिटी और वो चीज़ नहीं दिखती है। और जितना हार्ड वो ट्रेनिंग करते थे, वो अपनी तरफ से मैक्सिमम पुश करते थे। आज की बॉडी बिल्डिंग को वो भी उसी तरह से बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते हैं जैसे कि रॉनी कोलमैन और टोरी नेट्स करते हैं। पोजिंग और अगर दोस्तों कार्डियो की बात करिए, शॉन रे कहते थे जब क्रिस कॉर्मियर और फ्लेक्स व्हीलर निकलते थे ना पोजिंग करके, तो वो जो रूम था पूरा पसीनों से फ्लोर गीला हो जाता था। शॉन कहते थे मुझे उस चीज़ को डबल करना होता था और इसीलिए ये लोग इतने ग्रेट पोजर थे। ये लोग हमेशा एक आर्ट फॉर्म में बॉडी बिल्डिंग को लेकर के चलते थे। कंडीशनिंग लेवल में इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं होता था, वो सुपर्ब होती थी। ड्रग्स की अगर बात करिए, शॉन रे बहुत थोड़ी ड्रग्स कंज्यूम करते थे। उनका हमेशा कहना है कि लेस इज़ बेटर। आप बड़े ज़रूर हो जाओगे, आपकी क्वालिटी लेकिन उससे एनहेंस नहीं होगी। चाहे किसी भी एथलीट को उठा लो, जब वो छोटे थे तो और ज़्यादा शार्प और पील्ड लगते थे। जैसे जैसे एथलीट्स बड़े होते गए अपने करियर में, उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। स्पेसिफिक ड्रग की बात करिए, शॉन ये बोलते थे कि मुझे ये नहीं मालूम कि एनाबॉल और डायनाबॉल में क्या फ़र्क होता है, बॉडी के अंदर जाकर के दोनों ड्रग्स किस तरीके से फ़र्क डालती हैं। उनकी नॉलेज कभी भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रही है न्यूट्रिशन के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में और ड्रग्स के मामले में। जो उनको सूट करता था वो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को करते थे और उसी की वजह से वो एनहेंस करते थे। उन्होंने कभी भी ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का यूज़ नहीं करा अपनी लाइफ में, जबकि 90s में हर एक एथलीट ने करा हुआ है। और इसी वजह से शॉन रे दोस्तों बहुत ज़्यादा हर बार एक जैसे और कंसिस्टेंटली कम्पीट करते हुए हमें नज़र आए हैं। उनकी ग्रोथ कभी भी इनक्रेडिबल नहीं रही, लेकिन उन्होंने हमेशा टॉप 5 के अंदर प्लेस इसी वजह से किया है। शॉन रे को ये नहीं मालूम होता था उनका बॉडी फैट कितना है, कभी नापा ही नहीं। एक बड़ा सा शीशा लगाया हुआ था अपने कमरे में, सुबह उठते थे और उसी के अंदर पोजिंग करके अपने आप को देखते थे। कभी कैलोरीज नहीं काउंट करी, कभी ये नहीं पता था कि उस टाइम पे फिटनेस बैंड्स तो होते नहीं थे कि कितना आप बर्न कर रहे हो। हर चीज़ एक अंदाजे के तौर पे और जो दिख रहा है विजुअल, उसको देखते हुए डिसाइड की जाती थी। और 2 हफ्ते पहले एकदम ज़बरदस्त रेडी कंडीशनिंग में वो आ जाते थे। तो वो चीज़ आज एथलीट सभी लैक करते हैं, जबकि इतना कुछ आज तो स्पेसिफिक, इतनी ज़्यादा नॉलेज, सब साइंटिफिक रिसर्च, हर चीज़ सामने है। पर ये सब बॉडी बिल्डर्स अपने उन बेसिक प्रोटोकॉल्स को रखते हुए ही सिर्फ बहुत अच्छे दिख जाते थे आजकल के बॉडी बिल्डर्स से। शॉन कहते हैं कि पहले जो स्टाइल था ना, हम सबका एक यूनिक होता था, एक पर्सनैलिटी हम लोग कैरी करा करते थे। कोई आता है तो पता है कि उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई तो एक्साइटमेंट भी नहीं लगती। कोई एथलीट दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगता, सब एक जैसे सी दिखाई देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, सबकी अपनी अपनी एक ज़बरदस्त डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, शॉन रे को अगर मैं बोलूँ तो वो एक क्रिटिक है, जो कि हम सभी जानते हैं। सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं। सबके बारे में उनको पता है, चाहे लैरी स्कॉट की बात करी जाए या फिर आज निक वॉकर की, उनको सबके बारे में पता है, सबके बारे में अच्छे से जानते हैं। और हमेशा शॉन रे के अंदर एक चीज़ जो मैंने देखी है, वो सिर्फ उनके अलावा डोरी नेट्स ही कैरी करते थे, और वो थी कंसिस्टेंसी। दूसरे एथलीट्स ऊपर ज़रूर थे इनसे, लेकिन वो बहुत जल्दी एकदम नीचे भी दिखते थे। शॉन रे की कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि उसको कोई तोड़ नहीं पाता था। जहाँ थे वहाँ टिक करके चलते थे, और वो इसलिए क्योंकि हमेशा कंडीशन दिखेंगे इस चीज़ की गारंटी वो दे पाते थे। और एक ज़बरदस्त पोजर के रूप में वो हमेशा एक अच्छी पोजिंग ही करेंगे, इस चीज़ की गारंटी वो दे पाते थे। और यही चीज़ होती है जो कि आपको एक बहुत अच्छा एथलीट बनाती है। मैं नहीं कहता कि शॉन रे एक ग्रेट एथलीट थे, नहीं तो वो मिस्टर ओलंपिया होते, लेकिन वो वन ऑफ द ग्रेट ज़रूर कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि वो हैंड्स डाउन एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे जब परफॉर्म करने की बात आती थी स्टेज पर। तो यही चीज़ थी दोस्तों जो मैं आपको बता सकता था इस बायोग्राफी के अंदर शॉन रे के बारे में। बाकी तो इतनी सारी डिटेल्स है कि वो पता नहीं वीडियो और कहाँ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों उनका करियर होता है अब ख़त्म, और अब शॉन जो इस वक्त पे करते हैं वो ये कि उनको हमेशा से बहुत शौक रहा है मीडिया कवरेज देने का। वो हमेशा कॉन्टेस्ट को जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। शॉन कहते हैं कि हमेशा ही कि बहुत क्रिटिकल जॉब रहती है, क्योंकि
एथलीट्स बुरा मान जाते हैं, आपने किसी के लिए कुछ ज़्यादा बोल दिया तो। वहीं कुछ एथलीट्स होते हैं जो कि शॉन को आकर के कहते हैं कि आपने मेरी मदद करी मुझे बताने के लिए कि मेरे पास ये वीक बॉडी पार्ट है, अगली बार मैं उसके ऊपर और काम करूँगा, अपनी पोजिंग को सही करूँगा, अपनी टैनिंग को सही करूँगा। तो शॉन ने बोला मुझे बहुत सोच समझ के बातें बोलनी पड़ती है, नहीं तो अगर कुछ गलत किसी के लिए ओपिनियन दे दिया तो कोई बुरा मान सकता है, और वो होता ही है। शॉन ने बोला मैं सबको कभी भी खुश नहीं कर सकता, मेरा काम ही कुछ ऐसा रहता है, और इसीलिए कई बार कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी मैं परेशान या नाराज़ कर देता हूँ। शॉन कहते हैं कि एक्चुअली में मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है जब किसी चीज़ की कमेंट्री करने का मुझे मौका मिले, क्योंकि स्पोर्ट्स ये ऐसा है बॉडी बिल्डिंग का जहाँ पर कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं जानी जाती है। तो शॉन पिछले लगभग 30 सालों से वॉइस बने हुए हैं बॉडी बिल्डिंग की, ये हमेशा से इस काम को करते आ रहे हैं। 1990 से इन्होंने कमेंट्री करनी शुरू कर दी थी। एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो मैं हैरान तो तब हुआ था जब 2001 में मैंने देखा शॉन रे कमेंट्री कर रहे हैं और उसी कॉम्पिटिशन में खेल भी रहे हैं। तो मैं समझता था ये कैसे पॉसिबल चीज़ है कि अपने आप को ही जज कर रहे हैं, और ये चीज़ ये तब से ही करते हैं, इसका मतलब इनको ये चीज़ करने रियली में बहुत पसंद है। दोस्तों शॉन एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग से दूर ज़रूर है, लेकिन वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा करीब है। अभी वो एक ऐसे एथलीट है 90s के जो कि हर वक्त बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं। शॉन रे मैं बोलूँगा दोस्तों एक अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं अगर एथलीट्स की इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो। रे कुल मिलाकर के दोस्तों अपने टाइम के जाइंट किलर रहे हैं। मैं मानता हूँ अगर आज के टाइम पे होते, और आप भी मानते होंगे ज़रूर कि आज अगर वो होते तो मिस्टर ओलंपिया ज़रूर होते, क्योंकि वो कंडीशनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी जो उस ज़माने में वो दिखाया करते थे। लेकिन समय बदल जाता है तो आज हुस्न को भी उतना कंडीशन ना आते वो भी जितने की आज जैसे बॉडी बिल्डर्स में दिखते हैं। तो वो तो एक पूरी एग्जम्पशन है, लेकिन इनकी फिजिक वन ऑफ द ग्रेट फिजिक थी, और ओवरऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर ही अपने टाइम के रहे हैं। तो बस दोस्तों ये था इस वीडियो में, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।